समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के अंदर ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव या मानविकी परिप्रेक्ष्य करेंगे। समाजशास्त्र की मानविकी प्रकृति पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप, जो कि कई दशकों में समाजशास्त्र के अध्ययन पर हावी रहा है, उसके विरोध में मानविकी समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य उभर कर आया है। अगर हम बात करें तो 1960 के बाद में यह परिप्रेक्ष्य और उभर कर आता है। इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्र 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक नवीन क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। हम इसे क्रांतिकारी दृष्टिकोण क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उस समय जितने भी विषय थे सभी विषय विज्ञान बनने की होड़ में लगे हुए थे और समाजशास्त्र भी उसी होड़ में लगा हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जो पूर्वज हैं समाजशास्त्र के, जो हार्बिंगर्स हैं, फोरफादर्स हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। चाहे हम ऑगस्टी कॉम्ट की बात करें, चाहे हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, चाहे हम दुर्खीम की बात करें, ये कड़ी और आगे तक चलती है और ये लोग सभी समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि ये एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था जिसने सफलता भी हासिल की। और यदि हम इनमें बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेंगे पीटर बर्जर, अल्फ्रेड शुट्ज़, गारफिंकल, सी राइट मिल्स, ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने समाजशास्त्र में मानविकी परिप्रेक्ष्य को महत्व दिया और विज्ञान का इन्होंने विरोध किया। इसके अंतर्गत परंपरावादी दृष्टिकोणों को चुनौती प्रदान कर सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए नवीन आयामों, नवीन उपागमों को प्रस्तुत किया गया। ये नवीन उपागम क्या है जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे? इसमें एथनोमेथोलॉजी है, फिनोमेनोलॉजी है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है। ये सब वो नए उपागम हैं जिनकी सहायता से हमने समाज के यथार्थ को समझने का प्रयास किया। समाजशास्त्र का मानविकी प्रारूप वैज्ञानिक उपागम की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उभर कर आया है। वैज्ञानिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप का मतलब विज्ञान का जब विरोध किया तो केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं किया, इन्होंने अपने अपने तर्क दिए और उन तर्कों के आधार पर फिर इन्होंने इसको स्थापित किया कि समाज को यदि समझना है तो हम मानविकी परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि इन्होंने अनुभव किया कि 100 साल से अधिक समय तक हम समाजशास्त्र के अंदर विज्ञान ही हावी रहा है। सी राइट मिल्स ने तो कहा है कि हमने इतने अधिक आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं कि हम सभी समाजशास्त्री आंकड़ों के पहाड़ पर बैठे हुए हैं और अगर अब हम 100 साल तक आंकड़ों को एकत्रित नहीं करें तब भी उनका एनालिसिस कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो यही वे कारण है जिसके कारण इन्होंने विज्ञान का विरोध किया। विज्ञानवादिता के आवश्यकता से अधिक प्रभाव के विरोध में मानविकी समाजशास्त्र या मानवीय परिप्रेक्ष्य उभर कर हमारे सामने आता है। मानविकी प्रकृति के आधार पर समाजशास्त्र उन वर्गों, उन व्यक्तियों और उन समूहों के अध्ययन पर बल देता है जो अब तक उपेक्षित रहे हैं, जिन्हें व्यवस्था का संपोषण नहीं मिल पाया है। किंतु समाजशास्त्र का ज्ञान उन समूहों, वर्गों व व्यक्तियों के बिना अधूरा है। इसके अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मानविकी परिप्रेक्ष्य कहता है जो अब तक सोसाइटी का इग्नोर्ड सेक्शन था उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम अपनी जनसंख्या का स्ट्रक्चर देखें, किसी भी समाज की जनसंख्या का स्ट्रक्चर देखें, तो समाज के बेस के अंदर या समाज की बहुत बड़ी जनसंख्या वह जनसंख्या है जो शोषित है, डिप्राइव्ड है, उपेक्षित है। और उन उपेक्षित लोगों का अध्ययन करे बिना हम सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम को नहीं समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा समाजशास्त्री का मूल उद्देश्य केवल 5% लोगों का अध्ययन नहीं करना होना चाहिए। समाजशास्त्र को समाज के उस वर्ग का अध्ययन करना चाहिए जो समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि पूर्व में हिप्पियों का अध्ययन के ऊपर जोर दिया गया, आदिम जाति जनजातियों के अध्ययन पर जोर दिया गया। इन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिन्हें एक छोटा सा समूह मानकर, प्रभावहीन समूह मानकर इनको हमने छोड़ दिया था। यह एक दुखदायी स्थिति है किसी भी विषय के विकास के लिए, इसलिए हमें इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत समाजशास्त्र में विद्वानों का ध्यान इस बात पर केंद्रित किया गया कि समाजशास्त्र में समाज के अधिकांश लोगों का अध्ययन
अध्ययन जितना महत्व रखता है उससे कहीं अधिक वैयक्तिक पक्षों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। ना यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अपन क्या कहते रहे हैं कि समाजशास्त्र में व्यक्ति नहीं समाज महत्वपूर्ण है, लेकिन यह परिप्रेक्ष्य कहता है कि समाज के अंदर जब समाज को समझना है, समाजशास्त्री अध्ययन करना है, तो वैयक्तिक पक्ष को भी समझना होगा। यह वैयक्तिक पक्ष में व्यक्ति व्यक्ति की भी बात हो रही है और एक छोटा समूह उसकी क्या विशेषताएं हैं उनकी भी चर्चा हो रही है। तो वैयक्तिक समूह को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक व्यक्ति समाज के अध्ययन की विषय वस्तु नहीं था, किंतु मानवीय की परिप्रेक्ष्य ने वस्तुपरक अध्ययन के स्थान पर विषय परक व समाज के स्थान पर वैयक्तिक अध्ययन पर बल दिया। Now here is my question, हम लोग बार बार वस्तु परक और विषय परक कह रहे हैं। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि वस्तु परक क्या होता है और विषय परक क्या होता है। मुझे मालूम है कुछ विद्यार्थी इसका उत्तर देने की उत्सुकता भी होगी, समझ भी रहे होंगे, और इसके बारे में आप अपनी कॉपी में भी लिखिए, वस्तु परक क्या है, विषय परक क्या है। वस्तु परक यानी कि साइंटिफिक अध्ययन, तटस्थ होकर अध्ययन करना, वस्तु को वस्तु मानकर अध्ययन करना। विषय परक जहाँ पे हमारी भावनाएं, संवेदनाएं सम्मिलित हो जाती हैं, वह विषय परक अध्ययन है। तो मानवीय की परिप्रेक्ष्य को यदि हम क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ठीक विज्ञान के उल्टी बात कह रहा है। ये कह रहा है कि विज्ञान की तरह हमें वस्तु परक अध्ययन नहीं करना है, हमें विषय परक अध्ययन करना है। यानी हम जब व्यक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे लिए भावनाएं, संवेदनाएं बहुत महत्वपूर्ण है और उन पर हमें बल देना पड़ेगा। इसी तरह इन्होंने कहा विज्ञान जो है केवल समाज को वस्तु मानकर अध्ययन कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, वैयक्तिक अध्ययन भी किया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि विज्ञान की ठीक उल्टी बातें इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत की गई हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि समाज को जो स्वरूप प्रदान किया जाता है उसमें व्यक्ति का उतना ही महत्व है जितना समूह या समाज के अधिकांश लोगों का होता है। जिस प्रकार हम कहते हैं समाज व्यक्ति का निर्माण करता है, तो मानवीय की परिप्रेक्ष्य कहते हैं व्यक्ति भी समाज का निर्माण करेगा। जिस प्रकार के व्यक्ति होंगे उसी प्रकार का समाज होगा, और इसलिए व्यक्तियों का अध्ययन भी करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए अपन देखें, कोविड को ही लेते हैं हम, मार्च से हम लॉकडाउन चल रहा है। अब समाज व्यक्ति को कितना प्रभावित कर रहा है और व्यक्ति समाज को कितना प्रभावित कर रहा है, ये देखने का विषय है। अब हम देखते हैं व्यक्तियों में यदि अवसाद की मात्राएं बढ़ रही हैं, व्यक्तियों में यदि तनाव अधिक उत्पन्न हो रहा है, तो क्या इससे समाज प्रभावित नहीं होगा? निश्चित तौर पर इससे समाज प्रभावित होगा। इसलिए मानवीय की परिप्रेक्ष्य कहता है कि समाज के साथ साथ हमें व्यक्तियों का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मानवीय की परिप्रेक्ष्य विज्ञानवादी पद्धति को, वस्तुपरकता को तथा आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष व सर्वेक्षण विश्लेषण को शंका की दृष्टि से देखता है। ये कहता है कि विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं, इतने प्रतिशत लोगों ने ये कहा, और इन्होंने कहा यह पद्धति जो है ना, वैज्ञानिक पद्धति, उसको वो शक की निगाह से देखता है। शक की निगाह से देखने का मतलब क्या है कि वह उसके मन में आशंका रहती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपसे पूछा, मैं कई बार आपको कक्षा के अंदर उदाहरण दिया है मैंने। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब आपके घर की डोरबेल बजती है और डोरबेल बजने पर आप किसी को दरवाज़ा खोलते हैं और सामने ही आप अपने टीचर को पाते हैं, आप मुझे ही पाते हैं, और मैं कोई सर्वेक्षण करने के लिए आपके घर पर आई हूँ और मैं आपसे बार बार पूछती हूँ आपके परिवार में संबंध किस प्रकार के हैं, भाई बहनों के संबंध कैसे हैं, क्या आप, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ आपका, क्या आपके बीच में तनाव है, क्या आपके बीच में झगड़े हैं, क्या आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं? क्या आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो मुझे ये बताएगा नहीं नहीं जी हम तो आपस में झगड़ते हैं, हम माँ बाप का सम्मान नहीं करते? क्या आप ऐसी कोई वास्तविकता मेरे सामने प्रकट करेंगे? आप नहीं करेंगे। आप तो अपना बेस्ट कहेंगे, वी आर द बेस्ट फैमिली, हम एक दूसरे से बहुत लव एंड अफेक्शन रखते हैं, हमारे बीच में कोई तनाव नहीं है। ये क्या हमने यथार्थ को जान पाए? क्या हम रियलिटी को जान पाए? हम रियलिटी को नहीं जान पाए। फिर मैं आपका इंटरव्यू लेकर वहां से निकल जाती हूँ और एक्सीडेंटली मैं अपना पेन या अपने कोई भी पुस्तक वहां पर भूल जाती हूँ। मैं पुनः जब आती हूँ और अभी मैंने घंटी भी नहीं बजाई है और आपके घर के अंदर से तेज तेज मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, और मैं चूँकि मैं
जो मुझे करना नहीं चाहिए लेकिन मैं वो कर रही हूँ, मैं छुप कर आपकी बातें को सुनती हूँ, बिकॉज नाउ आई एम अ रिसर्चर, अनुसंधान कर रही हूँ, तो मुझे रियलिटी को जानना है। और जब मैं आप लोगों के वार्तालाप को सुनती हूँ तो मुझे मेरा माथा ठनक जाता है और बल्कि मैं भी तनाव में आ जाती हूँ कि मैंने जो इनके उत्तर लिखे थे वो पूर्णतया काल्पनिक उत्तर थे, वास्तविकता नहीं थी। अब बताइए कि यथार्थ को जानने का तरीका महज इंटरव्यू है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, ये तो बहुत गलत है। यही बात हमें ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव कहता है कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से हम यथार्थ को नहीं जान पाते हैं। और इसी बात पर बल देते हुए वे कहते हैं वस्तुपरक जो दृष्टिकोण है हमारे अंदर कुछ सीमाओं को उत्पन्न कर देता है, सामाजिक यथार्थ को ज्यों का त्यों जानने में बाधा उत्पन्न करता है। कई मर्तबा मानव समाज में ऐसा व्यवहार करता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जब वो अकेले में होता है तो वो ऐसा व्यवहार कर जाता है जिसकी हमने भी कल्पना नहीं की होती है। तो इसीलिए मानवीय परिप्रेक्ष्य से ही हम मनुष्य के व्यवहार की वास्तविकता को जान सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि प्राकृतिक विज्ञान में हम जड़ पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ये जड़ पदार्थ जो है ना तो इनमें जीवन होता है, ना इनमें भावनाएं होती हैं। और लेकिन जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो समाज के अंदर हम देखते हैं सामाजिक दशाओं में परिवर्तन भी होता है, संवेदनशीलता भी है, मानवीय भावनाएं भी हैं। इसलिए इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये मानवीय की परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई और समय पाकर इसका विकास भी हुआ। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अपने अध्ययन में ऐसे विषयों पर बल देता है, ऐसे समूहों का अध्ययन करना चाहता है जिनका समाज में अब तक समाजशास्त्र में अध्ययन नहीं किया गया हो। सबाल्टर्न हिस्ट्रीज का उदाहरण है। तो इन्होंने कहा कि मानव की प्रकृति के अंतर्गत समाजशास्त्र के एक दूसरे पहलू के अध्ययन पर बल दिया जाता है, और वह पक्ष क्या है? समाज विशेष, समूह विशेष, वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के अध्ययन की बात करता है। समाजशास्त्र का नवीन स्वरूप जो कि व्यवस्था का विरोध करता है, उसका अध्ययन करना इसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। समाज के अंदर जो मिथिक्स हैं, मिथ्याएं हैं, उनको सामने लाना चाहिए और उनके सहारे व्यवस्था अथवा मूल्य अथवा संस्था अपना अस्तित्व बनाए रखती है, उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। समाजशास्त्र का मानवीय की पक्ष उन अध्ययनों का समर्थन नहीं करता जो व्यवस्था का पोषक है। जब आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच करते हैं तो उसके अंदर हम पाते हैं कि वो लोग स्टेटस को की बात करते हैं, समाज में किसी प्रकार के परिवर्तन को वह सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मानवीय की परिप्रेक्ष्य उस परिवर्तन को सपोर्ट करता है। मैक्स वेबर इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मैक्स वेबर ने जो वजदहीन पद्धति दी है वह मानवीय की समाजशास्त्र की पद्धति का एक उदाहरण है। और मैक्स वेबर की वजदहीन पद्धति में आपको मैंने पिछले साल भी बताया था, बोध या अंडरस्टैंडिंग पर अधिक बल दिया है। कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका बोध होना या उसको समझना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इस मानवीय की परिप्रेक्ष्य को यदि समझें तो हमें इसकी कुछ विशेषताओं को समझना होगा। मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो मानवीय की परिप्रेक्ष्य विज्ञान का विरोध करती है। मानवीय की प्रकृति विज्ञान के विरोध के फलस्वरूप अस्तित्व में आई, अतः ये विज्ञान व वैज्ञानिक पद्धति का विरोधी मानी जाती है, जिसको मैंने आपको अभी समझाने का प्रयास किया है। इसकी दूसरी विशेषता यह है, ये विषय परकता को महत्व देती है और वस्तु विषय निष्ठता इसके लिए महत्वपूर्ण है। यह वस्तु परक के स्थान पर विषय परकता पर बल देती है, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पर बल देती है। यह वस्तु परकता का विरोध करती है। यह प्रत्यक्षवादिता के स्थान पर बोध को महत्व देती है। मानवीय की प्रकृति के समर्थक विद्वानों की मान्यता है कि वस्तुनिष्ठ अर्थ हर प्रकार की सामाजिक घटना का अध्ययन सभी पहलुओं व सभी संदर्भों में नहीं कर सकते। इसलिए विषय निष्ठता या सब्जेक्टिविटी को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है, जिससे सामाजिक यथार्थ का अंतर्निहित अर्थ को समझा जा सके। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। यदि हमें किसी भी सामाजिक घटना या सामाजिक संबंध या अंतःक्रिया को समझना है तो हमें क्या करना होगा? उस क्रिया के अंदर जो अर्थ है उसको समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह पद्धति इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग या अर्थ प्रधानता जो है उसको ज़्यादा महत्व देती है। यह पद्धति सामाजिक प्रतिमानों को
प्रतिमानात्मक संदर्भ के स्थान पर अर्थ प्रधानता के आधार पर समझने पर बल देती है। सामाजिक प्रतिमान साधारण व अमूर्त होते हैं, लेकिन समाज के यथार्थ को समझने के लिए उसे इस तरह समझना होगा कि विभिन्न व्यक्ति किस तरह विशिष्ट परिस्थितियों में उन प्रतिमानों का स्वयं उपयोग करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सामाजिक प्रतिमान की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक प्रतिमानों को हमने अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, अंतर्निहित कर लिया है। आत्मसात तो हम सभी करते हैं, क्लास में टीचर पढ़ाता है, पढ़ते तो सभी हैं। क्या सभी उसी प्रकार से समझते हैं? क्या सबकी समझने की क्षमता एक जैसी है? क्या समझकर सब उसी प्रकार से उसका अर्थ लेते हैं और उसी प्रकार से अपने परीक्षा में उसका प्रयोग करते हैं? ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से उस चीज़ को समझकर उसका प्रयोग करने का प्रयास करता है। तो इसी प्रकार जो समाज के नियम है, प्रतिमान, मूल्य और मानदंड है, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तो कहा है सामाजिक प्रतिमान को एक अमूर्त है और ये हमारे लिए नियम है और उसका हम पालन करते हैं। मानवीय की परिप्रेक्ष्य कहता है ये नियम तो हैं, लेकिन क्या प्रत्येक व्यक्ति उन नियमों का एक जैसे पालन करता है क्या? ये हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर एक जैसा पालन करता तो हमारा समाज एक मशीन की तरह होता और सबका व्यवहार भी एक जैसा होता। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में उन प्रतिमानों का उपयोग अपनी क्षमता के अनुसार करता है, उसको जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर यानी कि आपके द्वारा जो क्रिया किया गया है उसका बोध, उसकी इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वास्तविकता को निकटता से देखना। अध्ययन की पद्धति ऐसी होती है जो वास्तविकता से निकट व प्रत्यक्ष संबंधित होती है। इसमें सहभागी अवलोकन, डायरियां, पत्र, आत्मकथाएं, जीवनी इत्यादि का महत्व व प्रयोग की बात भी की गई है। इसके साथ साथ अनुसूची, प्रश्नावली, संख्यात्मक आंकड़े, आंकलन का इसमें विरोध किया गया है। यहाँ पर अध्ययनकर्ता को एक वैज्ञानिक बनकर अपने समूह में नहीं जाएगा। इसके अंतर्गत इन्होंने मूलतः देखें तो अपनी आंखों का प्रयोग अवलोकन करें, अवलोकन करने के अलावा कंटेंट एनालिसिस का प्रयोग करें। ये कहते हैं केवल प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से यदि हम वास्तविकता को जानना चाहें तो इंसान इतना चतुर दिमाग है तो आपको वही बातें बताएगा जो उसके फेवर की हैं, वैसी कोई बातें नहीं बताएगा जो उसके अगेंस्ट जाती हैं। तो प्रश्नावली और अनुसूची से हमें बहुत सारी वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें कंटेंट एनालिसिस और अवलोकन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात है, ये स्टेटस को के अगेंस्ट है। मानवीय की पद्धति व्यवस्था व व्यवस्था के पोषकों का विरोधी रही है। इस प्रकार इस पद्धति द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति के अंतर्गत परिस्थिति को समझने से अधिक दिए गए महत्व की इस दृष्टिकोण की आलोचना की गई है। साथ ही भूमिका के निर्वहन के स्वरूप को का ही अध्ययन को आधार माना गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग विशेषता है इसकी। क्या इंटरेस्टिंग विशेषता है इसकी? इसकी इंटरेस्टिंग विशेषता यह है कि यह स्टेटस को के अगेंस्ट होने के कारण जिस प्रकार संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति जो है वह समाज में परिवर्तन को महत्व नहीं देती, समाज को समझने के लिए परिस्थिति को महत्व देती है। परिस्थिति को समझिए, परिस्थिति का संरचना में उसका क्या भूमिका है उसको समझिए, उस पर बल देती है। लेकिन मानवीय की परिप्रेक्ष्य उसको महत्व नहीं देता है। मानवीय की परिप्रेक्ष्य कहता है परिस्थिति से जुड़ी भूमिका का व्यक्ति कैसे पालन, जिसे डेविस ने यथार्थ भूमिका कहा है, उस यथार्थ भूमिका पर ये जोर देता है, उसको समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये समाज के साथ साथ व्यक्ति के अध्ययन पर भी बल देता है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी आपके साथ।